इसका साइंस हम नोट्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी है। अब इसमें पहला अध्याय 1 है कि भोजन ये कहाँ से आता है। इसमें कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। संघटक किसे कहते हैं। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसे संघटक कहते हैं, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। जैसे पौधे से हमको क्या मिलता है, गेहूँ, धान, दाल, सब्जी तथा फल आदि। जंतुओं से हमको क्या मिलता है, दूध, अंडा, मांस, घी, दही तथा पनीर आदि। भोजन के रूप में क्या होता है, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। खाने योग्य भाग्य, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे तना, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि। जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। सीताफल के जो फूल होते हैं पकौड़े बनाए जाते हैं। अंकुरन, बीज से शिशु पौधों को उगना अंकुरन कहलाता है। बीज से शिशु पौधों को उगना अंकुरन कहलाता है। अंकुरित क्या होता है, अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुरित कहते हैं। अब मकरंद क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में शहद बन जाती है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। खाद्य स्रोतों के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। खाद्य स्रोतों के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है शाकाहारी, जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जैसे हिरन, गाय, बकरी, खरगोश, ये सब क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। मांसाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, ये क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाली भोजन में बहुत अधिक विविधता है। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। दूसरा चैप्टर क्या है, अध्याय 2 है भोजन के घटक। अब इसमें है खाद्य पदार्थ क्या होता है, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधे या जंतुओं से मिलते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। पोषक, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेटेड मंड शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके जो स्रोत होते हैं क्या होते हैं, चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है।
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं? पादप से, जैसे पादपों से स्रोत मिलती है प्रोटीन की, जैसे चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन। जंतु से भी प्रोटीन मिलता है, जैसे मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि। वसा, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ को लेकर कागज पर हम उसको रख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? धब्बे जैसी चीज़ दिखाई देगी, तो पता चलेगा कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। तो ये लिख रहा है कि वसा क्या होता है कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से हमारे क्या मिलती है? शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत क्या होते हैं? जैसे पादपों से मूंगफली, तिल, गिरी तेल। जंतुओं से जैसे अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि से वसा के स्रोत होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जो विटामिन होती है उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्या होती है? अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करती है? हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवणों के स्रोत आयोडीन, अदरक, केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत क्या होते हैं? दूध, केला, गेहूँ। लोहे के स्रोत क्या होते हैं? पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत क्या होते हैं? दूध, अंडा आदि। रुक्षांश क्या होते हैं? हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग में चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल एवं सब्जियां आदि। थर्ड चैप्टर में हम देखते हैं कि तंतु से वस्त्र तक। थर्ड चैप्टर में देखते हैं हम तंतु से वस्त्र तक। तंतु क्या होता है? तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु जैसे हम धागा जो लेते हैं, धागे में जो पतली पतली होती है रेशे, उसी रेशे को हम तंतु कहते हैं। तो तंतु क्या होती है? जिससे धागे बनती होती है, उस धागे में जो रेशे यूज किए जाते हैं उसी रेशे को हम तंतु कहते हैं। इसलिए कह रहा है कि तंतु क्या है? तंतु एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। अब तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु, एक संश्लेषित तंतु।
तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु क्या होते हैं? जैसे कपास, रुई, जूट, पटसन आदि। जंतुओं से प्राप्त तंतु क्या होते हैं? ऊन तथा रेशम आदि। जैसे ऊन भेड़ से, बकरी से, याक से, खरगोश से प्राप्त होता है। रेशम तंतु क्या होती है? रेशम जो तंतु होता है रेशम कीट कोकून, जैसे रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से, रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर लिख दिया है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु, जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है उसे पादप तंतु कहते हैं। जैसे रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधे से प्राप्त होता है। कपास की फसल काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। कपास पादप के फल के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो कपास होता है वो फल से प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना है। कपास का ओटना किसे कहते हैं? कि कपास से बीजों को कट्टन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनें का उपयोग भी किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। यानी भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। पृथक्करण क्या होता है? पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यानी जो पटसन से तंतु होते हैं उसको हाथों द्वारा हम पृथक कर दिया जाता है, उसको पृथक्करण कहते हैं, पृथक कहते हैं। कताई, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तकली, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, तकली कहते हैं। चरखा, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधि बुनाई तथा बंधाई कहते हैं। बुनाई क्या होती है? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। बुनाई तथा बधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। यह वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं को बनाने में किया। चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चौथे चैप्टर में है वस्तुओं से समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें क्या है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं।
हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा आदि। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। पदार्थ प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार या द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं। पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा ठोस पदार्थ है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे पानी, तेल, अल्कोहल। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। हर वस्तु क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। पदार्थों के गुण क्या होते हैं कि किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। दिखावट पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, खुरदुरे होते हैं, चिकने होते हैं, कठोर तथा कोमल होते हैं। कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोंचा जा सकता है। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है। धातु पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है कि वे प्राय धातु होते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना आदि। विलेय पदार्थ कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक, ये विलेय पदार्थ हैं। अविलेय पदार्थ कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, अविलेय कहलाते हैं, जैसे पानी और धूल दोनों एक दूसरे में अविलेय होते हैं। पारदर्शिता पदार्थों का वह गुण जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं। पारदर्शिता क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जिसमें वो प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं। पारदर्शी ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी से हम आर पार वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। पारभासी वैसे पदार्थ जिससे आपकी वस्तु को वैसे पदार्थ जिसे आप अपनी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, तो इन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे बटर पेपर और मिट्टी, कांच के जो पेपर होती हैं उसको क्या कर सकते हैं? आप पारभासी वस्तु देख पाते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी
वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार के हैं, जैसे लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। अब इसके से नेक्स्ट चैप्टर है कि पदार्थों का पृथक्करण। 5वां अध्याय क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक इनके मिलने से बनता है, मिश्रण कहलाता है। हवा एक मिश्रण है। इसमें कई गैसें मिले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। पृथक्करण की विधियाँ, जैसे किसी मिश्रण से अलग करने की जो विधि होती है, वो जैसे उसमें बहुत सारी विधि होती है। पहला है पृथक्करण की विधि, उसको अलग करने की विधियाँ। हस्तचयन, किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। जैसे गेहूँ, चावल, दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना। थ्रेसिंग, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग द्वारा किया जाता है। निष्पावन, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। जैसे किसान भूसे से अनाज इस विधि से अलग करते हैं। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहते हैं। जैसे रेत से कंकड़ तथा पत्थर से पृथक करना, रेत से कंकड़ तथा पत्थर से पृथक करना। अवसादन, किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। निस्तारण, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है, जैसे जल में महीन कण को अलग करना। निस्यंदन, मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव्य को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को पृथक करना। वाष्पन, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ऐसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। नमक, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। संतृप्त विलयन, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। विलेय, कुछ पदार्थ जल में घुले जाते हैं तो विलेय कहलाते हैं, जैसे पानी और नमक। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुल जाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुल जाता है। 6 चैप्टर है। अध्याय 6 में हम सीखेंगे कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं।
हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियाँ रंग बदलती है और सूखकर पेड़ से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। परिवर्तन पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उत्क्रमित इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। उत्क्रमित मतलब इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी इनमें से कुछ परिवर्तन किया जा सकता है उत्क्रमित, जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया सकता है। कहने का मतलब है कुछ परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आटे को लोई को बेल कर रोटी बनाते हैं। आटे को लोई को बेल कर रोटी बनाती हैं, इससे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्क्रमित और परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे जबकि पकी हुई रोटी से पुनः लोई नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्रसार जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं। प्रसार क्या होता है? जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। संकुचन जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही संकुचन कहते हैं। आवर्ती परिवर्तन वो परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है। आवर्ती परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है। जैसे सूरज का उगना। दूसरा है अनावर्ती परिवर्तन वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। गलन किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। किसी वस्तु का किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। वाष्पन जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। धीरे धीरे वाष्प में क्या होता है? बदलने लगता है। अब है कि अध्याय 7 में हम देखेंगे पौधों को जानेंगे, यानी पौधों के बारे में जानेंगे हम। शाक हरे या कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। झाड़ी कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं? कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें ही वृक्ष कहते हैं। लता कमजोर तने वाले पौधे
सीधे खड़े नहीं हो सकते। लता किसे कहते हैं? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं। आरोही पौधे, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधों को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनी प्लांट का पौधा। फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। सिरा, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती की इन रेखित जो संरचनाएं होती हैं उसी को हम सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास, घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। घास की पत्तियों में जो होती हैं यह सिरा विन्यास एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। रंध्र क्या होती है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्र जो होते हैं, रंध्र जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इससे क्या होते हैं? गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। पर्णवृंत क्या होता है? पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं। रेशेदार जड़, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। मूसला जड़, जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ऐसे जड़ क्या कहते हैं? अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? अध्याय 8, शरीर में गति। करें कि हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि। हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा अथवा घुमा सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए केहूनी, कंधा अथवा गर्दन। संधि, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। इन स्थानों को संधि कहते हैं। जैसे कंदु खालिका संधि सभी दिशाओं में गति करता है। जो कंदु खालिका संधि होती है यह सभी दिशाओं में गति करता है। जैसे घुटना जो होती है, घुटना उसमें हिंज संधि का एक उदाहरण है। जो घुटना होती है हिंज संधि का उदाहरण है। अचल संधि, हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती, ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। कंकाल, हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। कंकाल क्या होता है कि हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। पसली पिंजर क्या होती है? पसलियाँ वक्ष की अस्थि या मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है और इसे शंकु रूपी बक्से को हम पसली पिंजर कहते हैं। अस्थियाँ या उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करते हैं। गति करने समय पेशियों में संकुचन से
अस्थियाँ खिंचती है। ध्यान देना है कि गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ जो होती है वो खींचती है। अस्थियाँ क्या होती है? खींचती होती है। हिंज संधि, ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है उसे हिंज संधि कहते हैं। केंचुए में जो गति केंचुए की गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण या संकुचन से होता है। विस्तरण या संकुचन से होता है। पेशियों की बारी बारी से उसका विस्तरण या संकुचन से होता है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने या फैलने से अस्थियाँ गति करती हैं। पेशियों के जो जोड़े होते हैं एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती है। मछली का शरीर पर पंख होते हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे सब उसकी अब नया टॉपिक फिर से है अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश 9 चैप्टर है। उद्दीपन, हम आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन, शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। आवास, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अनुकूलन, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। स्थलीय आवास, स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि। जलीय आवास, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। जैव घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। जो सजीव घटकों को क्या कहते हैं? जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु होते हैं। अजैव घटक, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि क्या है? अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के क्या है? अजैव घटक है। क्या है? अजैव घटक है। अंकुरण, बीज से नए पौधों का प्रारंभ है तो जब बीज से अंकुरण निकल जाता है तो इसी प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। प्रजनन, जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। गति, सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्धि, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। श्वसन क्रिया, हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गीले द्वारा सांस लेते हैं। पौधे पत्तियाँ सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। सजीवों में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में
होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन परे अनुकूलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परे अनुकूलन। अब टॉपिक क्या है? अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे। जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग करते थे। यातायात साधन आने जाने के साधन को यातायात कहते थे। आने जाने के साधन को यातायात कहते हैं। सड़क परिवहन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस और बैलगाड़ी आदि होते हैं। वायु परिवहन क्या होते हैं? हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज आदि। जल परिवहन में क्या आते हैं? नाव, स्टीमर, पानी के जहाज आदि। मात्रक मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। माप के परिणाम संख्या भाग और मात्रक भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके हैं। पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी आदि। लंबाई मापने की आधुनिक तरीके क्या हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर। ये आधुनिक तरीके हैं लंबाई मापने के लिए। संसार के विभिन्न भागों में प्रयोग होता था मात्रक के रूप में। जैसे 1 गज में कितना फुट होता है? 1 गज में 3 फुट होता है। 1 गज में कितना इंच होता है? 1 गज में 36 इंच होता है। 1 गज में कितना मीटर होता है? 1 गज में 0.91 मीटर होता है। 100 गज में कितने फुट होता है? 100 गज में 300 फुट होता है। 1 बीघा में कितना गज होता है? 1 बीघा में 965 गज होता है। अलग राज्यों में यह मापन अलग अलग आएगा। 1 गज में कितने स्क्वायर फुट होता है? 1 गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। फुट क्या है? फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सन 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। फीट फुट का बहुवचन होता है। 1 फुट में 12 इंच और 1 गज में 3 फीट होते हैं। 1 फुट में 12 इंच और यहाँ 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होता है। वर्ग फीट क्या है? 1 वर्ग फीट और कुछ नहीं है। 1 वर्ग फीट और कुछ नहीं है बल्कि 1 फीट मल्टीप्लाई 1 फीट होता है। यानी यह एक वर्ग होता है जिसकी चारों दीवारें 1 फीट की होती है और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग फीट होता है। हमें इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे साइड का स्क्वायर बराबर का होगा 1 फीट मल्टीप्लाई 1 फीट का स्क्वायर, या 1 स्क्वायर फीट कह सकते हैं। फीट को हम फुट के नाम से भी जानते हैं। 1 फीट का अर्थ होता है 30.48 सेंटीमीटर और 1 वर्ग फीट का अर्थ होता है 929.0304 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार कर लिया है। सेंटीमीटर प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। किलोमीटर लंबी दूरियों को मापने के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग होता था। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। वक्र रेखा क्या होती है? विभिन्न प्रकार की आकृतियों को
मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए। वृत्त का मापन, वृत्त को मापना। गति, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। वर्तुल्य गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस वस्तु की वर्तुल्य गति कहा जाता है। जैसे घड़ी की सुई, पंखे की पंखुड़ियाँ आदि, ये सब कैसी गति करती हैं? वर्तुल्य गति करती है। आवर्ती गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा t एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूरी गति को दोहराती हो तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में एक बार रिपीट करते हैं कि हमारा जो आवर्ती गति क्या होती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तब t एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्त काल होगा। घड़ी की सुइयों की गति और घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्त गति के उदाहरण है। झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं की कंपन भी आवर्ती गति है। हृदय का धड़कना भी क्या है? आवर्ती गति है। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने पथ पर गति करती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारा शरीर मेरुदंड का परिसंचरण आदि, ये क्या है? घूर्णन गति है। ये सब क्या गति है? घूर्णन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कि प्रकाश, छायाएं या परावर्तन। दीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब आदि, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। पारदर्शी वस्तुएं, जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शीशा, कांच, पानी आदि। अपारदर्शी वस्तुएं, जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी, पुस्तक आदि। पारभासी वस्तुएं, जिन वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत अस्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे धुआं, कोहरा, तेल लगा कागज आदि। छाया वस्तुएं, हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या कहता है? सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। जैसे कमरे की दीवार, इमारतें, सतह जो छाया की तरह कार्य करते हैं। हम सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकाश, हम प्रकाश के बिना वस्तु नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तु को देखने में सहायता करता है। दर्पण, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण क्या कहलाता है? वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
समतल समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम आता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। तूलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। परावर्तन किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। इस झील तथा अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? देख सकते। अब अध्याय 12 देखेंगे, विद्युत तथा परिपथ। विद्युत क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत क्या होती है? किसी चालक में विद्युत आवेश के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत के प्रकार स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। ध्यान देना है, विद्युत के प्रकार में स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। विद्युत सेल दो थे, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक विद्युत सेल में धातु की जो टोपी धनात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में धातु की जो टोपी होती है वो धनात्मक सिरा कहलाती है और ऋणात्मक सिरा क्या होती है? धातु की जो डिस्क होती है वो ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तंतु प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। विद्युत परिपथ वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ और लीकेज परिपथ। तो विद्युत परिपथ विद्युत धारा की विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जो विद्युत परिपथ होता है तो विद्युत धारा की विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। बल्ब को क्या करती है? दीप्तिमान करती है। विद्युत स्विच विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। विद्युत चालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम से क्या होती है? विद्युत चालक प्रवाहित हो सकती है। विद्युत अचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हैं अचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर नहीं होते हैं। रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। विद्युत रोधक जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी, रबर, कांच, कागज, वायु इत्यादि।
ये सब क्या कहलाएंगे हमारे। अब नया टॉपिक है अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। प्राचीन यूनान गैलीलियो मैगनस ने चुंबक की खोज की। प्राचीन यूनान गैलीलियो मैगनस ने चुंबक की खोज की। गैलीलियो के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया है, और जो मैग्नेटाइट में लोहा होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। प्राकृतिक चुंबक के नाम क्या है? मैग्नेटाइट है। कृत्रिम चुंबक। लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे छड़ चुंबक, गोलन चुंबक, नल चुंबक होते हैं। चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकिल तथा एवं कोबाल्ट, ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्या होता है? पहला सिरा उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव क्या होता है कि पहला सिरा उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। दिक्सूचक दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आकर्षण क्या होता है? दो चुंबकों के आसमान अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित दो चुंबक के आसमान अलग अलग दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक दोनों सिरों पर अधिक आकर्षित शक्ति होती है। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। प्रतिकर्षण दो चुंबकों के समान एक जैसा ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबक से लौह पदार्थों के घटकों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। चुंबक से लौह पदार्थों के घटकों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अध्याय 14 जल। अध्याय 14 क्या है? जल है। जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल क्या है? जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकताएं क्या होती है? जैसे पीने के लिए, नहाने, खाना पकाना, कपड़े धोना आदि सब क्या है? जल की आवश्यकताएं होती हैं। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों से, झरनों से, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। जल विलुप्त क्या होती है? जल विलुप्त जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। कह सकते हैं कि जल क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। सोडियम क्लोराइड नमक, महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पीकरण वायु में जल वाष्पन तथा संग्रहण परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की
बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। ध्यान देना है कि गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जैसे जैसे हमने पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। ताप क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है तो ठंडी होती जाती है। जल कणिका प्राप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें हम जल कणिका कहते हैं। बादल यह छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। वर्षा बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में एक बड़े माप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। संघनन जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। भौम जल पृथ्वी पर शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध है। जल चक्र महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ किसे अत्यधिक वर्षा बांध का कारण बन सकता है। सूखा वर्षा का न होना अथवा भौम जल की कमी से सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण जल का विवेकपूर्ण उपयोग किए जाए और सावधानी बरते जिससे जल व्यर्थ न हो। वर्षा के जल का संग्रहण वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्यतः तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? संग्रहण। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कि अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। वायु नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, 78%। ऑक्सीजन 21%। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु की वो परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है। जैसे क्षोभमंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मध्यमंडल मेसोस्फीयर कहते हैं। आर्यमंडल थर्मोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल एक्सोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल का संगठन क्या होता है? एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, जिसमें नाइट्रोजन N2 कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन O2 21%। आर्गन एयर 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अन्य सभी 0.04, जिसमें हीलियम और नाइट्रोजन आते हैं। वात सूचक क्या कहते हैं? वात सूचक घूमती है। जब वात सूचक घूमती है तो वह उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही हो। वात सूचक क्या होते हैं? जब वात सूचक घूमती है तो वह उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही हो। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु में ऑक्सीजन की
कमी होती है। वायु किससे बनी है? वायु किससे बनी है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण से बनी होती है। बात पूछी जाती है कि वायु किससे बनी है, तो वायु अनेक गैसों के मिश्रण से बनी होती है। इसमें नाइट्रोजन N2 कितना होता है? 78%, ऑक्सीजन O2 21%, आर्गन AR 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी गैस 0.04 जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। जल जो होता है तथा मिट्टी में क्या होती है? वायु उपस्थित होता है। मिट्टी के जीव, जो मिट्टी के जीव होते हैं, मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से मंड या छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर या बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, इसे अनुभव कर सकते हैं। पवन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है। वायु का क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वायु जगह घेरती है। पादप एवं जंतु। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जो जलीय प्राणी होती है श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। पवनचक्की पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। पृथ्वी में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। जो जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या है? संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। धुएं में कुछ गैसें या सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। धुएं में क्या होते हैं? कुछ गैस या सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। श्वसन तंत्र में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। लास्ट चैप्टर है अध्याय 16 कचरा संग्रहण या निपटान। कचरा संग्रहण या निपटान इसका कैसे करेंगे? करा एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। कब किए थे? एक कदम स्वच्छता की ओर भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किए थे। हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। भराव क्षेत्र क्या होता है? वह स्थान होता है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। क्या किया जाता है? उसको पाटा जाता है। कंपोस्टिंग रसोई घर के अपशिष्ट सहित पदार्थों या जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग रसोई घर के कचरों को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखानों
ऑफिस, घरों या अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद एकत्रित होता है तथा जिसे हम कचरा पात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं। पुनर्चक्रण कचरे को कुछ नए रूप के सामग्री में बदलना, जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील, सभी को आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण या पुनर्चक्रण किए जा सकते हैं। रिसाइक्लिंग पृथ्वी को बचाता है। एक उत्पाद का पुनर्नवीनीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। पुनर्चक्रण ऊर्जा बचाता है। सामग्री से एक नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रिसाइकिल करने से कम ऊर्जा खर्च होती है। पुनर्चक्रण कागज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत होती है, कम कर देता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और रहता है। लैंडफिल अंतरिक्ष कचरा के अन्य प्रकार है कि पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता के लिए मुक्त है। लगभग 20 वर्षों तक भारत क्षेत्र पर कोई भवन, यहाँ लिखना है कि लगभग 20 वर्षों तक भारत क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयवों को निपटान के लिए भारत क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, नीले कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान। नीले कूड़ेदान में क्या होते हैं, पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। हरे कूड़ेदान में रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। अब यहीं से चैप्टर हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ, क्लास 6 का कंप्लीट हुआ। और इसको आप देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।